जय हिंद। एक महिला कांस्टेबल जो अपने डिपार्टमेंट की रेसलिंग टीम को ज्वाइन करती है देश में और विदेश में गेम को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके बाद ये महिला कांस्टेबल अपने डीआईजी पर रेप करने का आरोप लगा देती है, जिसके बाद हड़कंप मच जाता है। एक इंटरनल कमेटी का गठन किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये महिला कांस्टेबल एक पुलिस में एफआईआर दर्ज भी करवा देती है, जिसके बाद दो तरफ से जांच शुरू हो जाती है और फाइनली डीआईजी को नौकरी से डिसमिस कर दिया जाता है। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ में अपना कमेंट देना ना भूलें। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब इस पूरे केस को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा दिल्ली के बाबा हरिदास नगर पुलिस थाने में। पुलिस थाने में एक महिला कांस्टेबल पहुंची है जो कि शिकायत दर्ज करवाना चाहती है। 26 नवंबर साल 2020 का दिन है। अब वो अपने डीआईजी पर मामला रजिस्टर करवाना चाहती है। वो पुलिस को अपनी कंप्लेंट देती है, जिसकी बाद में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस करती है और 3 दिसंबर 2020 को एफआईआर रजिस्टर कर ली जाती है। अब इस एफआईआर में ये महिला कई तरह के गंभीर आरोप लगाती है। वो कहती है कि मैं साल 2010 में फोर्स में आई थी और उसके बाद साल 2012 में मैंने रेसलिंग टीम को ज्वाइन करने का फैसला किया। इस महिला का कहना है कि रेसलिंग टीम में जब मैं गई तो वहां जाकर मुझे पता चला कि जो डीआईजी हैं, जो कि रेसलिंग के भी ओवरऑल इंचार्ज हैं, और इसके साथ ही रेसलिंग कोच दोनों मिलकर एक सेक्स स्कैंडल कर रहे हैं। जितनी भी महिलाएं रेसलिंग के लिए कोचिंग कर रही हैं, ज्यादातर का शोषण किया जाता है और उन्हें चुप रहने की धमकी भी दी जाती है। अब इस महिला ने जब अपनी एफआईआर में ये सब कंटेंट लिखवाया तो अपने आप में कई तरह के सवाल भी खड़े हुए और साथ में मामले में हड़कंप भी मच गया। इस महिला का यह कहना था कि जब उसने रेसलिंग टीम ज्वाइन की तो उसने पॉजिटिव चीज के लिए रेसलिंग टीम ज्वाइन की थी, पर रिपोर्टेड फैक्ट्स और एफआईआर के मुताबिक इस महिला का यह कहना है कि जैसे ही वो रेसलिंग टीम में शामिल हुई, उसके बाद टीम के कोच ने उसे गलत तरीके से छूने का प्रयास किया। पहली बार में शायद लगा हो कि ये एक नॉर्मल टच है, पर धीरे धीरे महिलाओं को यह आभास हो जाता है कि उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही महिला ने कहा कि यहां पर मामला नहीं रुका। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक उसे कोच के द्वारा कई अश्लील मैसेजेस भेजे गए, जिनमें कई नग्न तस्वीरें भेजी गई। अब यहां तक भी मामला शांत नहीं हुआ। इसके बाद उसे ड्यूटी टाइम से, यानी मान लीजिए कि 8 बजे ड्यूटी शुरू होती है या 10 बजे शुरू होती है, तो उससे पहले ही बुला लिया जाता और यह सिर्फ उसे टॉर्चर करने के लिए कथित तौर पर किया जा रहा था। और इसके साथ ही इस महिला को डीआईजी से मिलने के लिए समय समय पर इंसिस्ट भी किया जाता। अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती तो उसे कहा जाता कि तुम डीआईजी साहब से मिल लो, तुम्हारी समस्या का निदान फौरन हो जाएगा। अब यहां तक बात होती तो कोई बात नहीं थी। इस महिला के मुताबिक एफआईआर और रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक डीआईजी ने भी इस लड़की को मैसेजेस भेजने शुरू किए और उन मैसेजेस का जो कंटेंट था वो भी अश्लील और आपत्तिजनक पाया गया। अब लगातार इस महिला पर दबाव बनाया जा रहा था कि तुम डीआईजी और जो रेसलिंग कोच हैं उनके करीब आ जाओ। अब फिर आ जाता है साल 2014 का अक्टूबर महीना और 31 तारीख। इस दिन इस महिला कांस्टेबल को कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक दिल्ली के वसंत कुंज इलाके के एक फ्लैट में ले जाया जाता है। वहां पर जब ले जाया जाता है, आरोप के मुताबिक 3 दिन तक इस महिला कांस्टेबल का रेप यानी बलात्कार किया जाता है। कई बार उससे न सिर्फ रेसलिंग कोच बल्कि डीआईजी भी संबंध बनाता है। आरोप के मुताबिक 31 अक्टूबर को यह महिला फ्लैट पर गई। 1 नवंबर को सिर्फ और सिर्फ रेसलिंग कोच ने उसके साथ रिलेशन बनाए और जो कुल मिलाकर 3 दिन थे तो उनमें मिले जुले डीआईजी ने भी संबंध बनाए और रेसलिंग कोच ने भी उससे बार बार
संबंध बनाए। अब इस बीच क्या होता है कि ये महिला जब बाथरूम में नहाने के लिए जाती है तो आरोप के मुताबिक उसकी कुछ नग्न तस्वीरें खींच ली गई। जब तस्वीरें खींच ली गई तो उसके बाद उसे धमकाया गया कि अगर तुमने हमसे संबंध कायम ना रखे भविष्य में या फिर यह बात किसी और को बताई तो फिर तुम्हारी फोटोज को इंटरनेट पर लीक कर दिया जाएगा और इतनी तेजी से वायरल किया जाएगा जिससे कि तुम्हारी जो इमेज है वो सारे समाज के सामने पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही उसे बार बार ब्लैकमेल किया जाता और यह महिला कथित तौर पर डर जाती है। अब लड़की के दिमाग में एक आइडिया आता है कि मेरे साथ जो भी कन्वर्सेशन किया जा रहा है या फिर धमकी दी जा रही है, मैं इसे अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती हूं। अब रिकॉर्डिंग के लिए मोबाइल पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड ये लड़की करती है और फिर जो भी बातें ये डीआईजी या रेसलिंग कोच से किया करती उसे ये अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया करती। अब आरोप इस लड़की ने यह लगाया कि जैसे ही इस बात का डीआईजी और मेरे कोच को पता चला, उसके बाद तकरीबन 5 महिला कांस्टेबल ऐसी थीं जो कि उनके काफी करीब थी। उन्होंने डीआईजी और मेरे कोच के कहने पर मेरे फोन को पहले चुराया, उससे सारा डेटा डिलीट किया और बाद में फोन मुझे वापस कर दिया गया। ऐसा एक बार नहीं, आरोप के मुताबिक ऐसा तकरीबन 2 से लेकर 3 बार हुआ। इतना ही नहीं बल्कि ये जो लड़की है वो अपनी एक पर्सनल डायरी भी मेंटेन करती थी, यानी कि अपने कंटेंट लिखा करती थी, उसमें अपने निजी जीवन के जो अनुभव हैं वो लिखा करती थी। वो डायरी भी इस लड़की के आरोप के मुताबिक गायब कर दी गई। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। साल 2010 में नौकरी में आई। अब नौकरी करते करते तकरीबन 7 साल बीत चुके थे। अब साल 2017 में यह महिला एक इंटरनेशनल रेसलिंग इवेंट में जाती है हिस्सा लेने के लिए। वहां पर दिन बिताने के बाद ये वापस इंडिया आती है और फिर डीआईजी और रेसलिंग कोच के कथित तौर पर फोन उठाना बंद कर देती है। अब इसके बाद एक तरह से इस लड़की ने पूरी तरह से डीआईजी और इस रेसलिंग कोच के साथ किसी भी तरह का संबंध रखना बंद कर दिया था। कोई भी मैसेज आता तो ना ये मैसेज का रिप्लाई करती और साथ में फोन तो उठाना पूरी तरह से बंद कर दिया था। इसके बाद तकरीबन 1 साल बीत जाता है। साल 2018 आ जाता है और साल 2018 में इस महिला को आरोप के मुताबिक मध्य प्रदेश के नीमच में एक स्पोर्ट्स कैंप में जाना पड़ता है, जहां पर यह रिक्वेस्ट करती है कुछ अपनी ड्यूटी बदलवाने के लिए, पर उसे कहा जाता है कि तुम डीआईजी साहब से मिल लो और उन्हें मिलना वो एक बार फिर से अवॉइड करती है। अब कुल मिलाकर यह महिला अपने शादीशुदा जीवन को भी सही तरीके से चला रही थी। फाइनली बच्चा होता है, मैटरनिटी लीव पर जाती है और उसके बाद ये महिला वापस आती है और दोबारा से ये चीजें ना हो इसको इंश्योर करने के लिए कथित तौर पर ये पुलिस थाने में पहुंच जाती है और अपने डीआईजी और रेसलिंग कोच के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा देती है। हालांकि रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक बाद में इस महिला के जो सीआरपीसी 164 के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाए गए, उसमें ये अपने बयान से मुकर गई थी। उसमें इस महिला ने कहा कि मेरे साथ रेप नहीं हुआ और मैंने जो भी बयान दिया वो दबाव में और नौकरी में चल रही टेंशन के चलते दिया था। हालांकि इस मामले में फौरन डिपार्टमेंट के द्वारा इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बिठाई गई, जिसमें आईजी स्तर की एक अधिकारी को जांच का जिम्मा सौंपा गया। बड़े स्तर पर यह जांच चली, एक एक व्यक्ति से बयान लिए गए, उसके साथ ही एक एक विटनेस को देखा गया और एक तरफ तो पुलिस में एफआईआर रजिस्टर करवाई गई थी, उसकी जांच चल रही थी और एक तरफ विभाग लगातार इस डीआईजी के खिलाफ जांच कर रहा था। और फाइनली एक दिन ऐसा आया कि इस डीआईजी को आरोपों को सही पाए जाने के बाद नौकरी से सीधा डिसमिस कर दिया गया, यानी कि बर्खास्त कर दिया गया। यह डीआईजी कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि यह सियोल एशियन गेम्स 1986 में रजत पदक भी हासिल कर चुका था। अब ऐसे जो मामले होते हैं, एक तरफ उसमें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है और देखिए किस तरह से स्ट्रिक्टली डीआईजी के खिलाफ एक्शन लिया गया और सीधा नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वहीं दूसरी ओर अगर पुलिस में मामला रजिस्टर होता है तो रेप का मामला 376 आईपीसी के तहत दर्ज होता है, जिसमें 20 साल की सजा या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट होती है और साथ में जुर्माना लगता है, जो कि अपने आप में एक कड़ी सजा मानी जाती है और एक तरह से उस व्यक्ति का जीवन
बर्बाद ही माना जाता है। अब फिलहाल अगर इस मामले की बात करें, इस केस से हमें सीख यही मिलती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बड़े पद पर चला जाए, कभी भी किसी अनैतिक कार्य में लिप्त ना हो, क्योंकि अगर अनैतिक कार्य में, किसी गैर कानूनी कार्य में लिप्त होंगे तो एक ना एक दिन कानून के हाथ उस व्यक्ति तक जरूर पहुंच जाएंगे और सरकारी नौकरी हो चाहे कोई बड़ा पद, वो छीनते हुए 1 मिनट भी नहीं लगता। जय हिंद।